तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में, लाहौर घोषणा पत्र के बारे में। लाहौर घोषणा पत्र के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के जो संबंध होते हैं काफ़ी ठीक ठाक दिखाई देते हैं। लाहौर घोषणा पत्र के बाद हम जानेंगे कारगिल संघर्ष के बारे में भी, इसलिए आप लोग लास्ट तक क्लास को देखिएगा, अच्छे से सारी बात को समझिएगा। आइए समझते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों में लाहौर घोषणा पत्र के बारे में। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1999 में पाकिस्तान की बस यात्रा की। तो दरअसल बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, और जिन्होंने पाकिस्तान की तो यात्रा की लेकिन बस यात्रा किया था उन्होंने, और जिससे क्या होता है कि संबंधों में अत्यधिक सकारात्मक उम्मीदें दिखाई देती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध होते हैं काफ़ी ठीक ठाक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, इस समय लाहौर घोषणा पत्र पर क्या होता है, हस्ताक्षर किया जाता है और शिमला समझौते की भावना को फिर से दोहराया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शिमला समझौता में जो बातें हुई थी उसको फिर से यहाँ पर दोहराया जाता है, और कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच जो विवाद होते हैं उस विवाद को हम द्विपक्षीय रूप से समाधान करेंगे, यानी कि शांतिपूर्ण उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहा गया कि हम दोनों देश एक दूसरे के मध्य आकर यानी कि युद्ध का रास्ता नहीं अपनाएंगे या लड़ाई झगड़े का रास्ता नहीं अपनाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, द्विपक्षीय यानी कि आपस में बातचीत करके बैठकर हम क्या करेंगे, एक तरीके से विवादों को सुलटाएंगे और शांतिपूर्ण उसका समाधान करेंगे। फिर कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य लाहौर घोषणा पत्र के द्वारा इस मान्यता को खंडित करने का भी प्रयास किया गया। दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र आपस में युद्धरत रहे होंगे, और लाहौर घोषणा पत्र में निम्न मुद्दों पर सहमति भी व्यक्त की गई। दरअसल बात करते हैं तो इस समय क्या कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य लाहौर घोषणा पत्र के द्वारा इस मान्यता को खंडित करने का भी प्रयास किया गया कि दोनों परमाणु शक्ति, देखिए दोनों देश हैं जहाँ जिसके पास क्या है, परमाणु शक्ति है, यानी कि परमाणु हथियार हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर दोनों देशों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है या युद्ध जैसे कोई बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि दोनों ही परमाणु संपन्न या परमाणु शक्ति वाले देश हैं, परमाणु शक्ति संपन्न वाले राष्ट्र हैं या देश हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और लाहौर घोषणा पत्र में कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई और सहमति भी व्यक्त की गई। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि परस्पर शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देंगे हम, और लोगों के विकास एवं समृद्धि के लिए कार्य करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि लाहौर घोषणा पत्र में क्या होता है, एक कहा जाता है हम क्या करेंगे, परस्पर शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देंगे। तो भारत और पाकिस्तान इस बात की सहमति बनाते हैं कि आगे चलकर हम क्या करेंगे कि शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देंगे और लोगों के विकास एवं समृद्धि के लिए कार्य भी करेंगे। फिर कहा गया इन दोनों लोगों के बीच में यानी दोनों देशों के बीच में या समझौते में कहा गया कि आगे चलकर क्या करेंगे कि लोगों के बीच में लोगों के विकास एवं समृद्धि के लिए भी हम कार्य करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा गया कि स्थायी शांति एवं सुखद संबंध दोनों देश की जनता के भविष्य के लिए आवश्यक है। तो स्थायी शांति और सुखद अगर देखा जाए तो दोनों देशों की जनता के भविष्य के लिए बिल्कुल आवश्यक है, और जो कि सही भी है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे रहते हैं तो दोनों देश के जो नागरिक हैं या दोनों देशों की जो जनता है बिल्कुल खुशहाल रहेगी और उनके भविष्य भी अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा गया कि सुरक्षा के क्षेत्र में परमाणु हथियारों के दृष्टिकोण ने दोनों देशों के उत्तरदायित्व को बढ़ा दिया। तो सुरक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो परमाणु हथियारों के दृष्टिकोण ने दोनों देशों के उत्तरदायित्व को बढ़ा दिया कि दोनों देश किसी भी देश पर एक तरीके से परमाणु हमला नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों का उत्तरदायित्व है कि ये दोनों लोग अपने शक्ति को बना कर रखें। कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए, अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र आ गया, सोचिए जिसके पास ब्रह्मास्त्र आ गया है तो उसे इस बात को समझना होगा कि हर जगह हमें ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं करना है। छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए भी हमें ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं करना है, जब अंतिम विकल्प के तौर पर ही ब्रह्मास्त्र का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो राष्ट्रों के पास, भारत और पाकिस्तान के पास भी अगर देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र ही है परमाणु हथियार, और दोनों राष्ट्र एक तरीके से दोनों राष्ट्र का यह उत्तरदायित्व बनता है कि दोनों एक दूसरे पर हमला ना करें। शिमला समझौते में नेक्स्ट बात कही जा रही है कि शिमला समझौते में
दोनों देशों ने वचनबद्धता भी व्यक्त की थी इसी को लेकर। तो शिमला समझौते में अगर देखा जाए तो दोनों देशों ने इसी चीज़ को लेकर वचनबद्धता भी व्यक्त की थी कि हम दोनों एक दूसरे पर किसी भी प्रकार से परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि परमाणु हमला हम नहीं करेंगे, कोई भी स्थिति को हम ऐसा काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में आस्था और शांतिपूर्ण अस्तित्व को मान्यता भी दी गई। तो इसमें क्या कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर जो चार्टर है, जो उसके नियम है, उसमें आस्था भी रखेंगे और शांतिपूर्ण अस्तित्व को भी मान्यता हम देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, घोषणा पत्र के इन मूल सिद्धांतों के अतिरिक्त विदेश सचिवों के मध्य भी सहमति के ज्ञापन पर निम्नलिखित विषयों पर भी हस्ताक्षर किए गए। कहा गया कि दोनों देश सुरक्षा के संदर्भ में परमाणु संघर्ष रोकने के लिए, आपसी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए, परमाणु विश्वास बहाली जैसे न्यूक्लियर कदमों यानी कि बहाली जैसे न्यूक्लियर CBMs कदमों पर भी हम काम करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों देश इस बात की चर्चा करते हैं या दोनों देश इस बात की सहमति बनाते हैं कि सुरक्षा के संदर्भ में परमाणु संघर्ष को हम रोकेंगे और इसको रोकने के लिए, अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए परमाणु विश्वास बहाली जैसे कदमों की भी हम पहल करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है दोस्तों कि दोनों देशों के बीच दोनों देश आपस में परमाणु हथियारों के अचानक एवं अनाधिकृत उपयोग की संभावनाओं को रोकने के हेतु एक दूसरे को प्रक्षेपास्त्रों की परीक्षण सूचना उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल क्या होता है, दोनों देश आपस में परमाणु हथियारों के दोनों देश क्या कहते हैं कि आपस में परमाणु हथियारों के अचानक अनाधिकृत उपयोग संभावनाओं को रोकने के लिए एक दूसरे को प्रक्षेपास्त्र की परीक्षण की भी हम सूचना कराएंगे। मतलब एक दूसरे को हम कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अतिरिक्त दोनों देश अपने यहाँ अलग से परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध रखने का भी प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर इस बात की भी सहमति बनती है और कहते हैं दोनों देश कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे पर एक तरीके से, यानी कहने का मतलब है हम अलग अलग अपना परीक्षण नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट हम नहीं करेंगे, प्रतिबंध भी हम लगाएंगे अपने देश में। तो दोनों देश अपने यहाँ अलग से परमाणु परीक्षण पर भी प्रतिबंध रखने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आइए समझते हैं कारगिल संघर्ष के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा कि लाहौर संघर्ष में कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर। दोनों देश आपस में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और तमाम तरह के नए नए वादे करते हैं और कहते हैं आगे चलकर हम अपने संबंधों को और भी बेहतर करेंगे, यानी उसमें और भी प्रगाढ़ता लाएंगे। लेकिन क्या ये बातें ज़्यादा समय तक चल पाती हैं? नहीं। 1999 में ही क्या होता है कि लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता है और 1999 में ही क्या होता है, कारगिल संघर्ष हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बस आज हमने, अब इसको क्या कहा जाए, आज हमने प्यार किया और कल हमने छोड़ दिया, बस वही बातें हो गई यहाँ पर। ठीक है, कल हमने इतना दिखाया और आज हमने ऐसे कर दिया, ये बिल्कुल कह सकते हैं ऐसे फालतू वाले वादे थे और कुछ नहीं था। आइए समझते हैं कारगिल संघर्ष के बारे में। कारगिल संघर्ष के बारे में अगर देखा जाए तो लाहौर घोषणा पत्र से उत्पन्न हुई सकारात्मक उम्मीदें जल्द ही समाप्त हो गई। दरअसल बात करते हैं कि लाहौर घोषणा पत्र से क्या होता है, बहुत सारी उत्पन्न होती हैं सकारात्मक उम्मीदें, लेकिन क्या होता है कारगिल संघर्ष से ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से फिर से समाप्त होते दिखाई देती हैं दोस्तों। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है 1999 में क्या होता है, यानी कि 1999 में 1999 में ही पाकिस्तानी सेना द्वारा कारगिल में घुसपैठ कर दी जाती है या कर दिया जाता है, और जिससे दोनों देशों के जो संबंध होते हैं अत्यधिक प्रतिकूल हो जाते हैं, यानी कि दोनों देशों के जो संबंध होते हैं पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं। वर्ष 1999 में ही क्या होता है कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सत्ता से हटाकर सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। दरअसल बात करते हैं 1919 में जो घटना होती है वो वहाँ के सेना के जो प्रमुख होते हैं जिनका नेम होता है परवेज मुशर्रफ, इनके कारण ही क्या होता है भारत और पाकिस्तान के जो संबंध होते हैं वो पूरे खराब होते हैं। क्यों खराब होते हैं दोस्तों? क्योंकि वे क्या करते हैं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं नवाज शरीफ, उनको सत्ता से हटा देते हैं और सत्ता पर स्वयं नियंत्रण कर लेता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसने क्या किया, अपनी ही चाल चल कर कारगिल में क्या कर देता है, घुसपैठ कर देता है, और जिसके वजह से भारत के जो संबंध अच्छे बने हुए थे वो कहीं ना कहीं भारत के जो संबंध थे वो पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कई बार तो वहाँ की सेना की वजह से खराब हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार पाकिस्तान की सरकार की वजह से ही एक तरीके से खराब हुए हैं। कई बार ऐसे भी हुआ है कि पाकिस्तान की जो सेना है उनके द्वारा भी ज़्यादातर
ज़्यादातर तो अगर देखा जाए, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात को, कि जो एक तरीके से भारत और पाकिस्तान के जो संबंध बिगड़ते हैं हर बार, उसके पीछे का मूल कारण जो होता है, उसके पीछे का मूल कारण होता है वहाँ की सेना होती है। यानी कि सेना के पहल की वजह से ही क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के जो संबंध होते हैं वे कहीं न कहीं बिगड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो हमारी बातचीत हो रही थी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। बिल्कुल, बातचीत करने का कोई वाजिब ही नहीं बनता। आप सोचिए एक बार, क्या मतलब है बातचीत करने से? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ हम वहाँ पर वादे कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ हम वादे तोड़ रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप सोचिए कहाँ की बातें हैं? हाँ, ऐसे कौन करता है? ठीक है, ऐसे बिल्कुल वो निकम्मे या कह सकते हैं ऐसे बेकार लोग करते हैं ऐसे वादे। मुझे लगता है कि ऐसे किसी देश की बात करते हो या किसी व्यक्ति की बात करते हैं, ऐसे कोई भी उसे वादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई वादा करो उसको एक बार उस वादे को निभाने का प्रयास करो, अंतिम विकल्प के रूप में उस वादे को तोड़ो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज वादा करें और कल आप तोड़ दें। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी नैतिकता भंग होती है और इससे क्या होता है, आपका सम्मान घटता है। और किसी भी देश के लिए हो या किसी भी व्यक्ति की बात करें, तो ये समझ लीजिए उसके जीवन के लिए बेहतर नहीं होगा। अगर देश की बात करते हैं तो उसके राष्ट्र हित में ये बातें कहीं न कहीं सही नहीं होगी। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। फिर क्या होता है कि दक्षेस का सम्मेलन होना था वर्ष 1999 में। लेकिन क्या होता है, यही भारत और पाकिस्तान के जो संबंध बिगड़ जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वर्ष 2002 में काठमांडू में दक्षेस सम्मेलन यानी कि सार्क सार्क सम्मेलन होता है। तो सार्क सम्मेलन के बारे में बात करते हैं तो वो 2002 में काठमांडू में फिर आयोजित किए जाते हैं। और काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं, अब आइए समझ लेते हैं कि पाकिस्तान का रणनीतिक उद्देश्य। तो सबसे पहले हमने जाना लाहौर घोषणा पत्र के बारे में हमने जाना, और वहाँ पर हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध होते हैं वो काफ़ी ठीक ठाक दिखाई देते हैं। लेकिन जिस समय भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होते हैं उसके तुरंत बाद अगर देखा जा रहा है कि कारगिल संघर्ष हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के जो संबंध होते हैं पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि पाकिस्तान का रणनीतिक उद्देश्य क्या रहा दोस्तों। आइए अब समझते हैं कि पाकिस्तान का रणनीतिक उद्देश्य क्या रहा। कारगिल संघर्ष के माध्यम से पाकिस्तान ने निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास किया। ध्यान रखिएगा, कारगिल संघर्ष के माध्यम से पाकिस्तान कुछ उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। आइए समझते हैं कि कौन सा उद्देश्य पाकिस्तान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। जैसा कि बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है लाहौर को श्रीनगर से जोड़ने वाली सामरिक महत्व को सॉरी लाहौर लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सामरिक महत्व की सड़क को बंद करके शीतकाल में यानी कि ठंडियों के मौसम में लद्दाख में आवश्यक वस्तुओं की जो आपूर्ति यानी कि सप्लाई को रोकना था। तो पाकिस्तान कारगिल संघर्ष इसलिए किया था ताकि उसका उद्देश्य ये पूरा हो सके कि जो लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाली जो सड़क है उसको बंद कर दिया जाए, और जिससे कि लद्दाख में जो आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति होती है वो रोका जा सके। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात होती है दोस्तों कि यही राजमार्ग भारत को सियाचिन से भी जोड़ता है, और जिसका भारत के लिए सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो निर्विवाद रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ये चाह रहा था कि लेह और श्रीनगर वाली जो सड़क है उसको बंद कर देते हैं तो भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक तो भारत को पहला नुकसान ये हो सकता है कि लद्दाख में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा, और दूसरी बात करते हैं कि जो सियाचिन उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बना हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से, वो भी कहीं ना कहीं भारत के हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो पाकिस्तान का यही उद्देश्य था। पाकिस्तान इस तरह का उद्देश्य प्राप्त करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के ऐसे कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द्रास एवं कारगिल क्षेत्रों पर कब्जा करके पाकिस्तान उसका प्रयोग नियंत्रण रेखा को यानी कि एलओसी को खुलवाने और कश्मीर मुद्दे पर दबाव डालने के लिए भी कर सकता था। तो पाकिस्तान ये भी चाहता था कि कारगिल संघर्ष के माध्यम से ये भी उद्देश्य उसका था कि द्रास एवं कारगिल क्षेत्रों पर यदि हम कब्जा कर लेते हैं तो उसका प्रयोग हम क्या करेंगे, जो एलओसी है उसके मार्ग को या उसकी रेखा को हम खुलवा लेंगे, और जिससे क्या होगा कि कश्मीर मुद्दे पर हम दबाव बना सकेंगे। तो पाकिस्तान का ये उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करते हैं, कारगिल के समीप मस्को घाटी के नाले पर नियंत्रण करके इसे कश्मीर में घुसपैठ के लिए मार्ग बनाने की सोच रहा था। तो यहाँ तक कि पाकिस्तान ये भी सोच रहा था कि कारगिल के नज़दीक ही जो मस्को घाटी है उसके नाले पर नियंत्रण कर लेंगे, और जिससे क्या होगा कि कश्मीर में हम घुसपैठ कर सकेंगे, और घुसपैठ करने के लिए कुल मिलाकर हम मार्ग भी बना लेंगे। तो पाकिस्तान इस तरह के उद्देश्यों की वजह से उसने क्या किया था
कारगिल संघर्ष किया था, यानी कि कारगिल में घुसपैठ किया था दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के क्या रवैया है। पाकिस्तान बच्चों वाली सारी हरकतें कर रहा था। बच्चे वालों कैसे हरकतें कर रहा था, आप इसको समझिएगा। जैसे इस कहानी को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि 4-5 के ग्रुप हों, जब आप बचपन में रहे होंगे और 4-5 के ग्रुप में 1-2 लोगों के पास बैट बॉल हो और 1-2 लोगों के पास ना हो, तो जिसके पास बैट बॉल होता है वो क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर की बातें करता है। काफ़ी ज़्यादा उधर-उधर की बातें करता है कि हमारा बैट बॉल है। उसी तरह से पाकिस्तान यहाँ पर अपना दिखाने का प्रयास कर रहा था, जबकि इसका बैट बॉल नहीं भी था, तब भी ये क्या कर रहा था, अब दूसरे के बैट बॉल को अपना बनाना सोच रहा था। ये था पाकिस्तान के रवैया या पाकिस्तान का ये उद्देश्य था। क्या पाकिस्तान का ये उद्देश्य पूरा हो पाता है? नहीं, पाकिस्तान का ये उद्देश्य कोई नहीं पूरा हो पाता दोस्तों, ठीक है, क्योंकि भारत एक सशस्त्र पहले से ही देश रहा है और मजबूत देश रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण रूप में पाकिस्तान का उद्देश्य कश्मीर मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना था या उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना था। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना था या उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना था। इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया था, कारगिल संघर्ष किया था, यानी कि कारगिल में घुसपैठ किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, पाकिस्तान चुंग घाटी, बटालिक, तुर्क क्षेत्रों की पहाड़ियों पर भी कब्जा करना चाहता था और जिसकी वजह से भारत को सियाचिन से पीछे हटाने के लिए मजबूर करना चाहता था। वो चाहता था कि एक तरीके से अगर हम पाकिस्तान ये चाहता था कि चुग घाटी, बटालिक, तुर्क क्षेत्रों की पहाड़ियों को हम कब्जा कर लेते हैं तो भारत जो है सियाचिन से कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगा और हम भारत को मजबूर भी कर देंगे सियाचिन से पीछे हटने के लिए। तो ये रहा पाकिस्तान की एक तरीके से उद्देश्य। अब पाकिस्तान देखो कैसे कैसे हथकंडे अपना रहा है भारत को नीचा दिखाने के लिए। कारगिल मुद्दे पर अगर देखा जाए तो भारत को अप्रत्याशित वैश्विक समर्थन भी प्राप्त हुआ। जब कारगिल मुद्दा यानी कि जब पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठ कर दिया जाता है कारगिल क्षेत्र में, तो फिर क्या होता है दोस्तों, भारत को काफ़ी ज़्यादा वैश्विक रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं समर्थन प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि भारत एक संयमपूर्ण व्यवहार दिखाता है कि हमने कुछ नहीं किया है, जो भी पहल हुई है, जो भी पहल किया गया है वो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। हमने तो लाहौर घोषणा पत्र में पूरी तरीके से कन्फर्म कर दिया था कि अब हमारे दोनों देशों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अगर होते भी हैं कोई विवाद तो उसका सुलटारा हम टेबल पर बैठकर कर लेंगे, यानी कि दोनों भाई आपस में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाता है? नहीं, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान कारगिल संघर्ष करके अपनी बेइज्जती करवा देता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, वैश्विक रूप से उसे समर्थन नहीं प्राप्त होता। आइए समझते हैं यहाँ पर और भी क्या कहा जा रहा है। देखिए, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन सहित चीन ने भी, यहाँ देखिए, चीन ने भी पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के बारे में, एलओसी के सम्मान करने का भी निर्देश दिया। तो अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, यानी कि एलओसी को सम्मान करने का निर्देश दिया अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और यहाँ तक कि चीन ने भी इस बात को कहा, पाकिस्तान को समझाया, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ठीक है। और भारत के संयमपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा भी की गई। तो इन सभी देशों के द्वारा क्या होता है कि भारत के जो संयमपूर्ण व्यवहार थे उसके काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की जाती है दोस्तों। यह उल्लेखनीय है कि कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत का समर्थन भारतीय विदेश नीति के लिए अत्यधिक सकारात्मक था। तो इससे क्या होता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं भारत के समर्थन में यहाँ आ जाता है और इससे हमें ये पता चलता है कि भारत की विदेश नीति यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक हो जाती है। वर्ष 1998 में क्या होता है दोस्तों, वर्ष वर्ष 1998 में, एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तब तक आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए समझते हैं। वर्ष 1998 में क्या होता है कि 1998 की शक्ति श्रृंखला परमाणु विस्फोट के बाद भारत समूचे विश्व की महाशक्तियों ने आर्थिक प्रतिबंध आरोपित कर दिया था। दरअसल क्या था, जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो उस समय क्या था कि बहुत सारी महाशक्तियां यानी कि कई देशों ने क्या किया था, भारत पर काफ़ी ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं भारत को काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब यहाँ भारत के लिए अवसर ये प्राप्त हो जाता है जब पाकिस्तान क्या करता है कि कारगिल में घुसपैठ कर देता है और एक तरीके से पाकिस्तान जब ऐसे काम कर देता है तो फिर कहीं ना कहीं भारत के लिए ये रास्ते खुलना भी प्रारंभ हो जाते हैं। और वर्ष 1999 में पाकिस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और सैनिक शासन परवेज मुशर्रफ ने
निर्वाचित प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सरकार से बेदखल कर दिया या कर देते हैं। जैसे कि बात करते हैं 1999 में, यहाँ क्या होता है, देखिए 1999 में क्या होता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई देता है या समाप्त हो जाता है और सैनिक शासन यहाँ पर लागू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, अपने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सरकार से बेदखल कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत के द्वारा पाकिस्तान के सभी प्रकार की जो वार्ताएं थी उसको स्थगित कर दी जाती हैं। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है दोस्तों, इसका रिजल्ट ये निकलता है, भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए मना कर देता है कि अब हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? भारत ये कहता है कि हम किसी सेना के प्रमुख से बातचीत नहीं करेंगे, अगर हम बातचीत करेंगे तो हम सरकार से बात करेंगे, यानी जो भी बातचीत होगी वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, ना कि गवर्नमेंट टू सेना होगी। गवर्नमेंट टू सेना कोई भी बातचीत नहीं होगी और इसको हम सही नहीं मानेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये बातें कही भी गई हैं। भारत के अनुसार सैनिक शासक से बातचीत करने का सकारात्मक परिणाम नहीं होगा। भारत कहता है कि सैनिक शासक से यदि हम बातचीत करते हैं तो उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलने वाला। परंतु वर्ष 2001 में क्या होता है, भारत ने पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य करने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत आमंत्रित किया। देखिए फिर भारत एक चाहता है, 1999 के बाद फिर भारत ये चाहता है कि भले भी इतनी सारी चीज़ें हो गई, 2001 में क्या करता है भारत फिर से पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति होते हैं जिनका नेम था परवेज मुशर्रफ, उनको भारत आने के लिए आमंत्रित करते हैं या भारत करता है, और दोनों देश के बीच आगरा शिखर वार्ता आयोजन किया जाता है। और दोनों देशों के बीच अगर देखा जाए तो आगरा शिखर वार्ता का आयोजन किया जाता है दोस्तों। आगरा शिखर वार्ता का आयोजन किया जाता है, परंतु शिखर वार्ता दोनों देशों के बीच जो विद्यमान गहरे अविश्वास थे उसको समाप्त करने में विफल रही। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों देश ये चाह रहे थे जो एक तरीके से अविश्वास है उसको विश्वास में बदला जाए, लेकिन यह जो अविश्वास इतना ज़्यादा हो गया है, भारत पूरी तरीके से पता चल गया, भारत को पहले से ही कन्फर्म है कि पाकिस्तान का विश्वास नहीं किया जा सकता है। भारत चाह रहा था कि विश्वास बने, लेकिन ये विश्वास नहीं बन पाता है और इससे क्या हो जाता है, आगरा शिखर वार्ता पूरी तरीके से असफल हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आगरा वार्ता असफल कैसे होता है, ये सारी बातें हमने आपको बता दिया है। आइए अब समझते हैं आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान का क्या रवैया है या भारत का क्या रवैया होता है, या आतंकवाद के विरुद्ध और भी विश्व के अन्य देश क्या क्या अपना कदम उठाने का प्रयास करते हैं। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि बात करते हैं सितंबर 2001 में क्या होता है दोस्तों, सितंबर 2001 में अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर हमला होता है। और कौन सा हमला होता है? आतंकवादी हमला होता है। तो सितंबर 2001 में अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला होता है और जिसके बाद तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का नारा दे दिया। और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या था? जॉर्ज बुश ने क्या किया कि आतंकवाद के विरुद्ध पूरी तरीके से नारा दे दिया कि अब हमें आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना ही होगा। और आतंकवादियों की सफाया के लिए अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान पर यहाँ हमला कर दिया। देखिए अमेरिका ने क्या किया कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सीधा और सीधा अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, और जिससे अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन नाम दिया था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम दिया था। तो अमेरिका ने क्या किया था, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। और कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो उस ऑपरेशन का नेम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ऑपरेशन था। दिसंबर 2001 में क्या होता है, कहानी समझिएगा, यहाँ पर फिर एक नई कहानी हो जाएगी भारत के साथ। दरअसल दिसंबर 2001 में क्या होता है कि भारतीय संसद, जो भारत की पार्लियामेंट है, उस पर आतंकवादी हमले हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ फिर क्या होता है कि भारतीय लोकतंत्र पर आक्रमण माना जाता है। यहाँ पर भारत के लिए ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, भारत की संसद पर ही हमला कर दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत की संसद पर हमला कर देता है, और इससे हमारे लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि भारत के लिए बड़े ही चिंता का विषय बन जाता है कि हमारे देश की संसद पर एक तरीके से हमला किया गया, यानी कि हमारे देश के लोकतंत्र पर आक्रमण किया गया। और इसे भारत ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद भी कहा। तो भारत ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कहा दोस्तों। भारत ने भी पाकिस्तान के हमले की धमकी दे दी। यहाँ पर अब भारत पूरी तरीके से आनन फानन में गुस्से में आकर भारत ने भी पाकिस्तान पर हमले की धमकी दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था।
तो यहाँ पर क्या होता है कि भारत इसलिए धमकी देता है क्योंकि कहीं न कहीं आतंकवादियों का जो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाता है वो पाकिस्तान में दिया जाता है, इसलिए भारत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। एनडीए सरकार द्वारा क्या होता है कि ऑपरेशन पराक्रम चलाया जाता है और जिसके अंतर्गत भारतीय सीमा पर जिसके अंतर्गत सीमाओं पर भारतीय सेना की तैनाती कर दी जाती है। तो दोस्तों एनडीए की सरकार होती है और तुरंत का तुरंत एक नया कदम उठाया जाता है, ऑपरेशन पराक्रम। और ऑपरेशन पराक्रम के तहत क्या किया जाता है कि एक तरीके से भारतीय सीमाओं पर कह सकते हैं या भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर क्या होता है कि भारतीय सेनाओं की तैनाती बढ़ा दी जाती है। वर्ष 1971 के बाद भारतीय सेनाओं की यह सीमा पर सबसे बड़ी तैनाती थी। तो 1971 के बाद क्या होता है, भारतीय सेनाओं की यह सीमा जो होती है सबसे बड़ी तैनाती होती है, यानी सेनाओं की सीमा पर सबसे बड़ी तैनाती होती है। भारत ने अमेरिका से पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित करने की मांग कर दी। तो भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित करने की भारत ने मांग कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान बार बार क्या कर रहा है, बिना फालतू वाले सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहा है कि बार बार आतंकवादी हमले करवा रहा है, बार बार इधर उधर के पंगा खड़ा कर रहा है। और एक तरीके से इसकी वजह से क्या होता है, भारत पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित करने की मांग करता है अमेरिका से। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में दोहरे मापदंड अपनाने का भी विरोध किया गया भारत के द्वारा सॉरी आतंकवाद के विरुद्ध अगर देखा जाए तो दोहरे मापदंड को भी अपनाने का विरोध किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान क्या करता है, अमेरिका का सहयोगी राष्ट्र बन जाता है। ठीक है, अमेरिका का सहयोगी राष्ट्र बन जाता है। पाकिस्तान ये कहता है ठीक है भाई, अगर आप लड़ रहे हैं, आप अगर लड़ रहे हैं आतंकवाद के विरुद्ध, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका ने क्या किया था, अफगानिस्तान पर हमला किया था, तो इसलिए पाकिस्तान क्या कर रहा था, इसका समर्थन कर रहा था। ठीक है, उसको लग रहा था कि हम अगर अमेरिका के साथ रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे लिए बेहतर बना रहेगा, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और कहीं ना कहीं फिर भारत इसी बात को तर्क देता है कि आतंकवाद प्रयोजित करने वाला राज्य आतंकवाद के विरुद्ध में सहयोगी नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। सोचिए, जो स्वयं आतंकवाद को प्रयोजित करने वाला राज्य है या देश है, वो स्वयं कैसे आतंकवाद के विरुद्ध लड़ सकता है। भारत ने यह तर्क दिया अमेरिका को, और भारत ने कहा कि अमेरिका से कि भाई पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, अभी के अभी यानी तुरंत के तुरंत क्या कर देना चाहिए, आतंकवादी राज्य घोषित कर देना चाहिए। अब आइए समझते हैं कि भारत द्वारा पाकिस्तान पर हमले न करने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए। भारत क्यों पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहता, उसके पीछे का क्या तर्क है। बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करना चाह रहा है, क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है, जबकि भारत के पास सेना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेना है, भारत के पास हथियार ज़्यादा है, भारत पर लोग ज़्यादा हैं, सब कुछ भारत के पास ज़्यादा है, तो भारत पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। आइए इसके बारे में समझते हैं कि भारत आखिर में पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि भारत पाकिस्तान दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे। तो भारत और पाकिस्तान के पास अगर देखा जाए तो दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के मध्य संघर्ष अगर होता है तो यह संघर्ष जो होगा सबसे ज़्यादा विनाशक सिद्ध हो सकता है। तो भारत इसलिए पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अगर भारत क्या करता है, पाकिस्तान पर आक्रमण करता है, तो हो सकता है पाकिस्तान के द्वारा क्या किया जा सकता है, परमाणु हथियार छोड़े जा सकते हैं या परमाणु हमला हो सकता है, और जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि भारत भी इधर से परमाणु हमला कर सकता है, और जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच जो विनाश होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, फिर इसी की वजह से भारत क्या कर रहा है कि पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं कर रहा है या नहीं करता है। फिर बात करते हैं कि पाकिस्तान पर आक्रमण करने से आतंकवाद के बजाय भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष प्राथमिक हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान पर भारत आक्रमण इस बात के लिए करता है कि वहाँ पर आतंकवाद को खत्म करना है, तो पाकिस्तान इसे व्यक्तिगत ले सकता है, और जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो सकता है, और जिसकी वजह से फिर आगे चलकर क्या हो सकता है, दोनों देशों के बीच युद्ध होगा या युद्ध हो सकता है, और फिर क्या होगा कि दोनों देशों को काफ़ी ज़्यादा हानियाँ हो सकती हैं, या दोनों देशों को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसकी वजह से भारत पाकिस्तान पर क्या नहीं कर रहा है, आक्रमण नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा किसकी वजह से भारत पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 1998 के बाद क्या होता है, भारत पर आरोपित आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तो वर्ष 1998 के बाद अगर देखा जाए तो भारत पर आरोपित आर्थिक प्रतिबंधों के बाद क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
और ऐसी परिस्थिति में युद्ध राष्ट्रीय हित के लिए अनुकूल नहीं है। आपको अभी हमने आपको बताया था कि 1998 में क्या हुआ था कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, और जिसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे देशों ने क्या कर दिया था, भारत पर ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, और जिसकी वजह से क्या होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। और इसलिए भारत जानता है कि इस समय अगर हम युद्ध करते हैं तो ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है, हमारी परिस्थितियों के लिए अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिसंबर 2001 के बाद भारतीय विदेश नीति में आतंकवाद के विरुद्ध का मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया। तो दरअसल 2001 के बाद क्या होता है कि भारतीय विदेश नीति में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने का जो मुद्दा होता है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। भारत द्वारा विश्व जनमत को यह बताया जाता है कि भारत पिछले 3 दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2001 में भारत पूरी मजबूती के साथ आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए पूरे देशों को एकजुट करने का प्रयास करता है। भारत बताता है कि पिछले 3 दशकों से अगर देखा जाए तो मैं आतंकवाद का शिकार हूँ। कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले हमारे देश में हमेशा से होते रहे हैं, और इससे क्या होता है कि भारत को काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर समर्थन भी दोस्तों मिलता है। अब आइए बात करते हैं वर्ष 2001 में क्या होता है फिर। अब आइए बात करते हैं वर्ष 2001 में क्या होता है। देखिए, वर्ष 2001 के बाद क्या होता है कि पाकिस्तान के साथ रेल संबंध और लोगों की आवाजाही भी समाप्त हो गई। दरअसल क्या हुआ कि वर्ष 2001 के बाद क्या होता है कि पाकिस्तान के साथ जो रेल संबंध थे और जो लोगों की आवाजाही थी वो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, और दक्षेश की बैठक भी स्थगित हो जाती हैं। भारत ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति दबाव भी बनाया। भारत ने क्या किया, डिप्लोमेटिक तरीके से कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्तर पर दबाव भी बनाया पाकिस्तान पर। उल्लेखनीय है कि अमेरिका द्वारा क्या होता है, वर्ष 2001 के बाद भारत पर पहले से लागू आर्थिक प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जाने लगे। तो दरअसल जो 1998 में अमेरिका के द्वारा और जो कुछ अन्य देशों के द्वारा क्या किया गया था, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2001 के बाद क्या होता है कि भारत पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे वो अमेरिका पहले क्या करता है, धीरे धीरे हटाने लगता है, क्योंकि अमेरिका को इस बात को समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं भारत जो है ठीक ठाक है, और भारत अपनी वजह से मतलब भारत की तरफ से कोई पहल नहीं होती है, जो भी पहल होती है पाकिस्तान की तरफ से ही पहल होती है। और भारत ने हमेशा ही आतंकवाद के विरुद्ध लड़ा हुआ है, जिससे की वजह से कहीं ना कहीं ये एक तरीके से क्या होता है, अमेरिका की समझ बढ़ जाती है। भारत सऊदी अरब के मध्य भी अत्यधिक बेहतर संबंध स्थापित किया हुआ, और जबकि सऊदी अरब पाकिस्तान का परंपरागत मित्र है। देखिए, यहाँ पर भारत ने एक और काम किया, भले ही पाकिस्तान का ज़्यादा संबंध पहले से सऊदी अरब के साथ बना हुआ था, लेकिन भारत ने भी सऊदी अरब के साथ अपना संबंध बेहतर कर लिया। और भारत पाकिस्तान के बीच 2004 के काठमांडू में आयोजित दक्षेश सम्मेलन के बाद पुनः बातचीत आरंभ होती है, और विश्वास निर्माण के उपायों पर दोबारा वार्ताएं यहाँ आयोजित की जाती हैं, दोबारा चर्चाओं की आयोजित की जाती हैं। तो दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच अगर देखा जाए तो 2004 के बाद क्या होता है, 2004 में क्या होता है, काठमांडू में दक्षेश या सार्क सम्मेलन होता है, जो दोबारा बातचीत करने के लिए दोनों देश फिर से राजी होने वाले रहते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि दोनों देश फिर से राजी होने के बारे में सोच लेते हैं कि हमें अपने संबंधों को बेहतर करना है। इससे यह प्रतीत होता है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध सामान्य करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बाध्यता है। बिल्कुल, दोनों देश मतलब कोई भी पड़ोसी देश है, अगर उसके साथ हमारा संबंध बेकार है तो उस देश को मतलब सभी देशों को, कहने का मतलब ये है, चाहे हमारे देश की बात करते हैं तो उस देश की बात करते हैं जिसके साथ हमारा संबंध बेकार है, तो उनका राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर देखा जाए, तो यहाँ बाध्यता होती है कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए, और बनाना ही पड़ता है, ये बातें होनी चाहिए, कहीं ना कहीं यह बाध्यता है। भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को पुनः सामान्य करने के लिए बातचीत करने का निर्णय किया जाता है। तो दरअसल क्या होता है, 2004 में या 2004 के बाद क्या होता है कि फिर से बातचीत करने का कहीं ना कहीं वादा किया जाता है कि अब हम फिर से बातचीत करेंगे और दोनों देशों के बीच में संबंध को फिर से ठीक ठाक करेंगे। अगली क्लास में हम जानेंगे हमारा संयुक्त राष्ट्र संयुक्त घोषणा पत्र के बारे में। दरअसल क्या होता है कि आप लोग जो बड़ी क्लास हो जाती है उसको आप देखना नहीं पसंद करते हैं, आपको लगता है काफ़ी बड़ी क्लास है, इसकी वजह से मैं थोड़ा से 30 मिनट 35 मिनट की ही क्लास ले पा रहा हूँ, नहीं तो 1 से 1.5 घंटे की अगर मैं क्लास लूँ तो जल्दी ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर इंटरनेशनल रिलेशन जो है मैं पूरा ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए कि हाँ, आप कम से कम 50 मिनट की क्लास तो बनाइए ही। अगर आप लोगों की तरफ से कमेंट आता है तो फिर ये मान के चलिए
कम से कम मैं एक क्लास को 50 मिनट के बनाऊंगा, तब कहीं पर आने वाले समय में पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यदि आप नए हैं तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और टीचर्स डे की जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी के जो एक तरीके से वीडियो है उसको भी देखिए और उसमें फीडबैक दीजिए। आप लोग फीडबैक वगैरह नहीं देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।